नमस्कार दोस्तों। तो ये सीक्वेंस का क्लास सेकंड है। इसमें क्लास वन में हमने सीक्वेंस का डिफिनेशन, रेंज सेट क्या होता है, यहाँ तक देख लिया था। बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस भी देख ली थी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखिए, एक क्वेश्चन इससे तो आपका हर जगह बनता है मोनोटोनिक सीक्वेंस पे। ठीक, आप मोनोटोनिक सीक्वेंस पे क्वेश्चन देखोगे या तो रिकर्सिव सीक्वेंस पे क्वेश्चन देखेंगे। वो पूरा आधा पार्ट हो जाता है आपका सीक्वेंस का, और उसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। डिफिनेशन क्या है मोनोटोनिक सीक्वेंस का? लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन सीक्वेंस an इज सेड टू बी। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे इफ a+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an। इसका मतलब क्या है? n+1 मतलब एक n के बाद वाला टर्म, मतलब हमेशा जो अगला टर्म होगा वो प्रीवियस टर्म से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोल देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब a2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 या a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a2। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? जहां पर हमारा अगला टर्म जो है पिछले वाले टर्म से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। मतलब अगर आ रहा a+1 की बात करें तो वो an से छोटा या इक्वल हो जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सिर्फ अभी हमने सिर्फ इतना बोला है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होंगी और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्या होंगी। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा कि हमारा जो अगला वाला टर्म होगा वो या तो पिछले वाले टर्म्स के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। और डिक्रीजिंग में क्या बोलना है आपको कि अगला वाला टर्म या तो पिछले वाले टर्म से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तीसरी बात आती है स्ट्रिक्टली। तो स्ट्रिक्टली इसी में केस आ जाता है कि अगर हमारी सीक्वेंस का अगला टर्म सिर्फ अगला टर्म हमारा सीक्वेंस का अगर सिर्फ बड़ा ही हो, मतलब a2 जो है a1 से बड़ा हो, a3 जो है a2 से बड़ा हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग बोल देते हैं मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है वहां पर इक्वल का कोई केस नहीं रह जाता, सिर्फ अगला टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करें तो अगला टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से हमारा क्या होगा, पिछले टर्म से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो उसको हम मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। तो ये हमारे चार टाइप की सीक्वेंस हो गई। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? अगला टर्म हमेशा या तो पिछले टर्म से बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो। डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? अगला टर्म या तो पहले वाले टर्म से छोटा हो या तो उसके बराबर हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? कि अगला वाला टर्म हमेशा पिछले वाले टर्म से बड़ा हो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? जब अगला वाला टर्म हमेशा पिछले वाले टर्म से छोटा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल हमने एक कांस्टेंट सीक्वेंस ली। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? जिस सीक्वेंस का हर एक टर्म से हमारा क्या होता है, सेम होता है। भाई a2 a3 a4 ये टर्म्स हैं, पोजीशंस हैं, ये डिस्टिंक्ट होती हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है जिनको हम टर्म्स बोलते हैं वो यहाँ पर हमारी सेम है। तो a1 a2 a3 a4 सारे सेम हैं। तो इसको हम क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगला टर्म भले ही पिछले टर्म से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। भाई इसमें दो केस थे आपके कि मोनोटोनिक में क्या होगा, अगला टर्म या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या इसको हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं? हाँ डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इक्वल का साइन था। भले टर्म अगर अगला वाला पिछले टर्म से छोटा नहीं है लेकिन उसके इक्वल तो है। तो जो हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है, तो नोट हमारा यहाँ से ये मिला कि जो हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो हमारी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होती हैं और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होती है। देखिए स्ट्रिक्टली नहीं लगाया, सिर्फ इतना बोला, ठीक है। तो 1 और 2 जो हमारी हैं वो कांस्टेंट सीक्वेंस को हम दोनों बोल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करते हैं an = 1/n। मैंने बोला था जैसे ही आप सीक्वेंस देखेंगे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसके कुछ टर्म्स को देख लेना, टर्म्स की वैल्यू को देख लेना। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म्स में क्या आएगा 1। अगले बार अगर n कहाँ से आ रहा होता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस की डिफिनेशन लास्ट लेक्चर में देखी थी ना, n कहाँ से आ रहा होता है, नेचुरल नंबर से। तो अगला n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 1/2 1/3 ऐसे ही हमारी सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगला वाला टर्म हमेशा पिछले वाले टर्म से क्या है, छोटा है और छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस वाली सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस हमारी क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो प्रीवियस वाले टर्म से छोटा होता चला जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब अगर हम ऐसा एग्जाम्पल हमें दे दिया जाए, देखिए फर्स्ट टर्म a1 a2
सेम है, फिर A3 जो है हमारा A2 से छोटा है लेकिन A4 A5 तक सेम है, फिर नेक्स्ट वाला टर्म जो हमारा है उससे छोटा है, फिर कुछ वैल्यू तक ये सेम है। तो कुछ वैल्यू तक ये सेम भी हो रहा है, कुछ वैल्यू तक ये हमारा छोटा भी होता जा रहा है। तो क्या इसको हम मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या था कि नेक्स्ट वाला टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से छोटा हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ टर्म तो वैल्यू सेम है, फिर कुछ टर्म में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। अच्छा, तो क्या इसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल सकते हैं? हाँ, इसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इक्वेशन थी या तो अगला टर्म छोटा होता जाएगा या तो अगला टर्म छोटा होता जाएगा या तो अगला टर्म उसमें छोटा होता जाएगा या तो फिर वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस वाली जो हमारा एग्जांपल नंबर जो 3 था, इस सीक्वेंस का नाम क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली नहीं, सिर्फ डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। अच्छा, अब अगले एग्जांपल नंबर 4 देखिए। तो 4th एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं? ई स्क्वायर ई की पावर 3 की पावर 4 ये क्या कर रही है? इंक्रीज करती चली जा रही है। तो ये क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इन 4 जो हमके एग्जाम्पल लिए हैं सीक्वेंस के, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारी कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसको हम मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो उसे हम मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये 4 चीजें सिंपल सी डिफिनेशंस हैं टर्म्स के बिहाफ पे, तो इनको आप जरूर समझ लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस पे अगर हमारे क्वेश्चन बनेंगे तो कुछ इस तरह बन सकते हैं। ये कुछ थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको डायरेक्ट 2 3 4 टर्म देखकर आपको सीधे पता चल जाता है कि हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेकंड टाइप में अगर क्वेश्चन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या हाइपरबोलिक फंक्शन के आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ेगा। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं रिकर्सिव सीक्वेंस। रिकर्सिव सीक्वेंस को हम लोग कायदे से अच्छे से और 2 3 लेक्चर्स में करेंगे। और इसका रिकर्सिव सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपके हर प्रकार के एग्जाम में, जितने भी हायर स्टडी के एग्जाम होते हैं, हायर मैथमेटिक्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके सिंपल हैं, इनके 2 3 टर्म देखकर कर सकते हैं। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाले या हाइपरबोलिक फंक्शंस वाले हैं, और ये आपके रिकर्सिव सीक्वेंस। रिकर्सिव सीक्वेंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां पर हमको अगला टर्म प्रीवियस स्टेप की टर्म की हेल्प से मिल जाते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग रिकर्सिव सीक्वेंस कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि अगर हमारे मोनोटोनिक सीक्वेंस पे क्वेश्चंस बनेंगे तो किस टाइप के बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है जी, अब हम जरा एग्जाम्पल के तौर पे कुछ समझते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट बनाने वाले हैं, समझने वाले हैं उसको हम लोग, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस दिख रही है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट दिख रही है आपको, कि इसमें डायरेक्टली टर्म आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को आप क्या बोल सकते हो? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हो। वैसे तो ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी दिख रही है, तो इस सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें तो an+1 वाला जो टर्म्स है वो ग्रेटर देन है an से, हर अगला टर्म पिछले टर्म से हमारा बड़ा है, तो इसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या ये बाउंडेड अबव है? अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है? चैप्टर 1 मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने आराम से बहुत अच्छे से समझा था। तो देखिए, ये सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जा रही है, और जो भी आप बाउंडेड सीक्वेंस में हमने ये बोला था, बाउंडेड अबव सीक्वेंस में हमने ये बोला था कि हमको एक ऐसा रियल नंबर के मिल जाता है जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म्स उसके इक्वल या तो उससे छोटे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो टर्म बोलोगे, अगर आपने 10 लिया तो 11 मिल जाएगा, अगर आपने 1000 लिया तो अगला टर्म से 1001 मिल जाएगा। मतलब आप जो भी के लेंगे, सीक्वेंस तो बढ़ती जा रही है, नेचुरल नंबर दिख रहे हैं आपको, मतलब 1 1 का डिफरेंस दिख रहा है फिलहाल। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर ही तो दिख रहे हैं आपको एक लाइन से। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस हमारी क्या है? अनबाउंडेड अबव है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड अबव और लेकिन अनबाउंडेड अबव हो सकती है। ठीक है जी, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग तो है लेकिन अनबाउंडेड भी अबव हो सकती है। सेकंड वाला देखिए 1 - हाफ, 1 - 1/3, 1 - 1/4। हम क्या कर रहे हैं? 1 में से पहले कितना माइनस किया? हाफ,
डिस्टेंस देखिए यहाँ पर हाफ का डिस्टेंस है, फिर 1/3 का डिस्टेंस हुआ, फिर 1/4 का डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस हमारा 1 के पास में कम होता चला जा रहा है ना, तो जब हम आगे टर्म बढ़ते जाएंगे तो हम 1 के नज़दीक जाते जाएंगे। तो इसका मतलब हम जो सीक्वेंस हमारी है वो क्या हो रही है, सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मोनोटोनिक क्या है, मोनोटोनिक हमारी सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग भी है और हमारी बाउंडेड एबव भी है। ठीक है जी। तो सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड एबव भी है। तो अगर हम बात करें तो अगर हमारी कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस दी गई है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दी गई है, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जो हमारा अगला टर्म्स होता है वो प्रीवियस टर्म से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर इनकी वैल्यू 1 लेंगे तो A2 A1 से बड़ा हो जाएगा, 2 लेंगे तो A3 A2 से बड़ा हो जाएगा, और इस तरह हम बात करेंगे तो A1 जो है AN-1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि AN जो है हर हाल में A1 से तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि जितने भी टर्म्स होंगे AN 1 2 3 4 जितने भी लेंगे सब या तो A1 के इक्वल होंगे या तो A1 से बड़े होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है हमारा किस तरह के काम कर रहा है, ये बिहेव्स लाइक अ लोअर बाउंड काम कर रहा है। तो हमने ये देखा कि एक हमारी सीक्वेंस थी जो अनबाउंडेड एबव भी थी, कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीज, दोनों मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो अगर हमारी कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसके बाउंडेड एबव या अनबाउंडेड एबव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज जरूर कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड बिलो होगी। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस दी गई है तो उसके लिए आपका रिजल्ट क्या बनता है कि वो हमेशा बाउंडेड बिलो होगी, अब बाउंडेड अबव या अनबाउंडेड अबव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो उसका हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑलवेज बाउंडेड अबव होगी, और बाउंडेड बिलो के लिए हम उससे कुछ नहीं कह सकते कि अनबाउंडेड अबव बिलो होगी या बाउंडेड बिलो होगी। ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड बिलो होती है, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमारी ऑलवेज बाउंडेड अबव होती हैं। ठीक है जी। सिमिलरली आप इसका केस बना सकते हैं डिक्रीजिंग वाले का। तो ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस हो गया, सिंपल सा रूल था, कुछ एग्जांपल्स लेकर हमने समझा भी दिया। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाउंडेड के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। तो ये आपका मोनोटोनिक का टॉपिक हो गया। ठीक है जी। अगले टॉपिक में हम लोग लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद।